हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ महेश ठाकुर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल प्रोग्रेस। आज का हमारा टॉपिक है द चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। इससे रिलेटेड फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम बात करते हैं पार्ट 3 के बारे में, रेगुलेशन ऑफ कंडीशन ऑफ वर्क ऑफ चिल्ड्रन, सेक्शन 6 से लेकर 13 तक। सेक्शन 6 की बात करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ द पार्ट। तो जो हम ये पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, पार्ट 3 के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसकी एप्लीकेशन कौन से इसलिए होगी ये इसमें बताया गया है। द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट शैल अप्लाई टू द एस्टैब्लिशमेंट और क्लास ऑफ एस्टैब्लिशमेंट इन विच नन ऑफ दिस ऑक्यूपेशन और प्रोसेस रेफर्ड इन द सेक्शन 3A इज कैरिड ऑन। तो मेन क्या है, इसमें बताया गया है कि ये वाला जो पार्ट है, इसका पार्ट कहाँ पे अप्लाई होगा, अदर दैन सेक्शन 3A। तो जो नॉन हजार्डस वाले जो भी ऑक्यूपेशन है वहाँ पे ये पार्ट क्या होगा, अप्लाई किया जाएगा। सेक्शन 7, hour and period of work. Young person are allowed to work in any establishment more hour than prescribed for that specific establishment or class of establishment. तो यंग पर्सन कौन है, तो यंग पर्सन वो है जो 14 से लेके 18 तक आता है। ठीक है, तो उनको क्या बताया गया है कि जो भी इस्टेब्लिशमेंट, जो स्पेसिफिक इस्टेब्लिशमेंट है और क्लास ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ पे जो भी मेंशन किया गया है उतने ही आवर उसने काम करना, एक दिन में काम करना ज़रूरी है। The daily work period should be constructed in a way that no single period exceed the 3 hours and young person must have at least 1 hour rest of intervals after the 3 hours of work। तो मेन क्या चीज़ है कि अगर कोई एक दिन में, ठीक है, डेली वर्क में काम कर रहा है तो क्या होना ज़रूरी है कि एक सिंगल पीरियड जो रहेगा वो एक्सीड नहीं होना चाहिए 3 घंटे से ज़्यादा। एक बार अगर काम स्टार्ट कर दिया तो पहला स्पेल समझ लीजिए कि पहला स्पेल कितना होगा, मैक्स टू मैक्स 3 आवर्स का कंटिन्यूस काम करा सकते हैं आप उससे। ये 3 घंटे होने के बाद एटलीस्ट उसे ब्रेक मिलना चाहिए, वो भी 1 घंटे का। 1 घंटे का इंटरवल ज़रूरी है और एवरी 3 आवर्स के बाद। The total work period of young person including the rest interval should not exceed beyond the 6 hours in a day which also include the time spent for waiting for work। अब क्या है कि जो यंग पर्सन है जहाँ पे वो काम कर रहा है, तो उसका टोटल एक दिन का इंटरवल मिला के, ठीक है, तो जो उसके इंटरवल से 3 घंटे के बाद 1 घंटा, तो वो मिला के भी 6 आवर्स से ज़्यादा उसको काम एक दिन में नहीं देना है। और उसमें और एक चीज़ की गई है कि ऑल्सो इंक्लूड है टाइम की, जो उसका काम मिलने के लिए उसको जो वेटिंग पीरियड दिया गया था। ठीक है, तो अगर किसी का काम स्टार्ट हो रहा है 9 बजे, वो 9 बजे रिपोर्ट करता है और उसको काम एक्चुअल में उसको काम दिया गया, सौंपा गया 9:30 बजे। तो ऐसा नहीं होगा कि 9:30 बजे से काम स्टार्ट किया है तो वहाँ से क्या हो जाएगा, उसको वो 3 घंटे या फिर 6 आवर्स काउंट किए जाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा, जहाँ से वो अवेलेबल हो गया फॉर द वर्क, वहीं से क्या हो जाएगा, काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा। यंग पर्सन आर प्रोहिबिटेड फॉर वर्किंग बिटवीन द 7 PM एंड 8 PM। तो देखा जाए तो रात के समय इनको काम पे अलाउड नहीं किया गया है। शाम को 7 से लेकर सुबह 8 तक कोई काम नहीं करना है। ठीक है, टोटली प्रोहिबिटेड कर दिया गया है। ओवर टाइम वर्क इज़ नॉट परमिटेड फॉर द यंग पर्सन। तो ओवर टाइम वर्क भी यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो 6 आवर मैक्स टू मैक्स है, उसके आप काम नहीं कर सकते। यंग पर्सन कैन नॉट वर्क इन इस्टेब्लिशमेंट इन अ डे व्हेन दे हैव ऑलरेडी वर्क इन अदर इस्टेब्लिशमेंट। एक जगह पे अगर काम कर दिया है ऑलरेडी, तो वो जाके दूसरी जगह पे काम नहीं कर सकता है। तो जैसे यहाँ पे बताया है कि 8 बजे से अगर काम कर रहा है, ठीक है, एक जगह पे, तो यहाँ से 6 घंटे भी पकड़ते हैं हम, तो 2 बजे तक हो जाता है। और वहाँ से भी अगर वो रात को 7 बजे तक कहीं काम कर रहा है तो ये अलाउड नहीं किया जाएगा। एक ही शिफ्ट, एक ही दिन में, एक ही इस्टेब्लिशमेंट में काम अप्लीकेबल माना जाएगा। सेक्शन 8, वीकली हॉलीडेज। एवरी यंग पर्सन वर्किंग इन एन एस्टैब्लिशमेंट इज इंटाइटल्ड टू वीकली हॉलीडे 1 फुल डे इन ईच वीक। तो ऑब्वियसली है, एक दिन में 1 दिन की छुट्टी देना ज़रूरी है। तो ऑक्यूपायर ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट इज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द वीकली हॉलीडे इन एडवांस। तो जो स्पेसिफाई किया गया है वीकली हॉलीडे कब होगा, वो उसको एडवांस में बताना ज़रूरी है। डिस्प्ले इट इन अ नोटिसेबल लोकेशन विद इन द इस्टेब्लिशमेंट। तो इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे है, वहाँ पे जहाँ पे नज़र जा सके, लोकेशन जो है नोटिसेबल लोकेशन पे वो क्या करना है, वो जो दिन स्पेसिफाई किया गया है वो दिखना चाहिए। ठीक है, डिस्प्ले कर देना चाहिए। द स्पेसिफाइड वीकली हॉलीडे शुड रिमेन कंसिस्ट। तो जो स्पेसिफाई किया गया है कि ये आपको संडे को मिलेगा, ठीक है, तो संडे को आपको हॉलीडे मिलेगा, ये कंसिस्टेंट होना चाहिए, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। नॉट चेंज बाय द ऑक्यूपायर मोर फ्रीक्वेंटली ऑफ अदर दैन एवरी 3 मंथ। तो क्या है, फ्रीक्वेंटली आप उसको नहीं कर सकते। एक महीने में उसको कर दिया कि संडे कर लिया, फिर उसके बाद उसको मंडे कर लिया, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो आप उसको फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं कर सकते। आपको कब कर सकते हैं, 3 महीनों में एक बार उसको चेंज कर सकते हैं। Section 9, notice to the inspector. The requirement of occupier to establish provide and a notice to the inspector regarding the employment of young person। तो अगर कोई यंग पर्सन यहाँ पे ऑक्यूपायर क्या करता है, इस्टेब्लिशमेंट में अपॉइंट करता है एज अ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, काम देने के लिए, तो क्या करना पड़ेगा, एक रिटर्न नोटिस प्रोवाइड करना पड़ेगा टू द इंस्पेक्टर को। इफ अ यंग पर्सन इज एम्प्लॉयड और परमिटेड टू वर्क इन एस्टैब्लिशमेंट बिफोर द एक्ट कम इनटू फोर्स into effect,
द ऑक्यूपायर मस्ट विद इन द 30 days द एक्ट कमन्स इट इज सेंड अ रिटर्न नोटिस टू द इंस्पेक्टर। तो ये एक्ट स्टार्ट करने से ऑलरेडी पहले से ही कोई अगर यंग पर्सन काम कर रहा है उसके यहाँ पे, तो जैसे ही एक्ट आता है वहाँ से 30 days के अंदर क्या करना पड़ेगा, एक रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा टू द इंस्पेक्टर। दिस नोटिस शुड इंक्लूड द डिटेल्स सच एज द इस्टेब्लिशमेंट नेम। तो क्या क्या उसमें नोटिस में क्या होना चाहिए, तो एक तो इस्टेब्लिशमेंट का नेम होना चाहिए, उसके बाद लोकेशन होना चाहिए, द पर्सन मैनेजिंग द इस्टेब्लिशमेंट, तो ओनर हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, ऑक्यूपायर हो सकता है, तो जो भी उसको मैनेज कर रहा है उसके डिटेल्स होनी चाहिए। कम्युनिकेशन एड्रेस होना चाहिए, इंश्योर द नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन और प्रोसेस कंडक्टेड बाय द इस्टेब्लिशमेंट। अब क्या है कि नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन क्या है, कौन से प्रकार का काम आप कर रहे हैं, या फिर जो प्रोसेस कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट वो एक्चुअली काम क्या करता है, ये इसमें मेंशन होना चाहिए। For a young person employed and permitted to work after the act commencement, the occupier must within a 30 days of employment return a notice to the inspector same particular as mentioned in subsection 1। तो क्या चीज़ है, यंग पर्सन अगर एम्प्लॉयड है टू द परमिटेड टू वर्क, तो अगर एक्ट आने के बाद अगर कोई अपॉइंटमेंट करता है कोई यंग पर्सन का, तो जो ऑक्यूपायर है उसको क्या करना पड़ेगा, 30 days के अंदर, जो हमने इससे पहले देखा था 30 days के अंदर इंस्पेक्टर को एक रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा कि सम पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 years वर्किंग हेयर, और उसके रिलेटेड जो भी हमने यहाँ पे देखा था नोटिस जो है वो सच एज अ प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में मेंशन करना पड़ेगा, इंस्पेक्टर को प्रोवाइड करना पड़ेगा। सेक्शन 10 बात करता है डिस्प्यूट एज टू द एज। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट अराइजेस बिटवीन द इंस्पेक्टर एंड ऑक्यूपायर रिगार्डिंग द एज ऑफ द पर्सन वर्किंग इन द इस्टेब्लिशमेंट। तो ऐसे की सिचुएशन हो जाती है कि वहाँ पे जो यंग पर्सन काम कर रहा है उसका एज आइडेंटिफाई नहीं होता है, और उससे रिलेटेड क्या हो जाता है, इंस्पेक्टर और ऑक्यूपायर के बीच में एक डिसएग्रीमेंट हो जाता है कि एग्जैक्टली इसका जो यंग पर्सन का एज कितना है ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। और उसके बाद देयर इज़ अ नो ऑफिशियल वेरीफाइंग द एज ऑफ यंग पर्सन। तो हम मोस्टली आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि कोई भी ऑफिशियल सर्टिफिकेट है तो उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि यंग पर्सन का एज कितना होगा, लेकिन यहाँ पे ये ऐसा है कि ऑफिशियल कुछ वेरिफिकेशन दिया ही नहीं गया है, तो कोई ऑफिशियल सर्टिफिकेट है ही नहीं, तो उस टाइम पे इसको कैसे हैंडल किया जाएगा। द मैटर विल बी रेफर्ड टू द इंस्पेक्टर प्रिस्क्राइब एज अ मेडिकल अथॉरिटी फॉर द रिजोल्यूशन। तो ये दोनों के बाद जो डिस्प्यूट चल रहा है तो उसको एग्जैक्ट एज कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जाएगा, ये जो केस है ये रेफर किया जाएगा टू द प्रिस्क्राइब मेडिकल अथॉरिटी फॉर द रिजोल्यूशन। द प्रिस्क्राइब मेडिकल अथॉरिटी होल्ड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ यंग पर्सन क्वेश्चन व्हेन द डिस्प्यूट अराइज बिटवीन द इंस्पेक्टर एंड ऑक्यूपायर। तो क्या किया जाएगा, मेडिकल अथॉरिटी क्या करेगी, कुछ टेस्ट वगैरह करेगी और यंग पर्सन का एज डिटरमाइन करके देगी। तो अगर कुछ डिस्प्यूट ऐसा होता है तो मेडिकल अथॉरिटी अपॉइंट करने का पावर है इंस्पेक्टर को टू आइडेंटिफाई द एज। सेक्शन 11 कहता है मेंटेन ऑफ रजिस्टर। एवरी ऑक्यूपायर इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ रजिस्टर दैट मस्ट बी एक्सेसिबल फॉर द इंस्पेक्शन बाय द इंस्पेक्टर एट ऑल टाइम ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स और व्हेन द वर्क इज बीइंग कंडक्टेड इन द इस्टेब्लिशमेंट। तो यहाँ पे क्या चीज़ बताई गई है कि एवरी ऑक्यूपायर, हर एक ऑक्यूपायर को एक रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए जो एक्सेसिबल हो फॉर द इंस्पेक्शन के लिए। जब इंस्पेक्टर आएगा इंस्पेक्शन करने के लिए तो उसको क्या है कि इंस्पेक्शन करने के लिए वो रजिस्टर होना चाहिए। तो इंस्पेक्टर कब आ सकता है कि ऑल टाइम ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स, तो जो इस्टेब्लिशमेंट का वर्किंग टाइम है वो अवेलेबल वहाँ पे होना चाहिए, या फिर जब काम चल रहा है, काम कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट में, वहाँ पे क्या है कि आपको रजिस्टर मेंटेन करना ज़रूरी है और वो वहाँ पे रखना फॉर द इंस्पेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। द रजिस्टर शुड इंक्लूड द फॉलोइंग डिटेल रिगार्डिंग द यंग पर्सन एम्प्लॉयड आर परमिटेड टू वर्क इन द इस्टेब्लिशमेंट। तो नेम एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ ईच यंग पर्सन, hours and periods of work for each along with the intervals of rest are they entitled to। अगर उनको entitled है, अगर वो ज़्यादा काम कर रहे हैं 3 घंटे से ज़्यादा तो वो क्या है कि रेस्ट के लिए entitled है, और वो कब रेस्ट ले रहे हैं वगैरह ये सब चीज़ें उनकी डिटेल्स वहाँ पे होनी चाहिए। नेचर ऑफ वर्क असाइन टू द ईच वर्किंग पर्सन, तो नेचर ऑफ वर्क क्या है ये भी वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। एनी अदर पर्टिकुलर्स दैट मे बी प्रिस्क्राइब एंड रिलेवेंट अथॉरिटी, तो जब अपॉइंट किया गया था, ठीक है, तो हमने इससे पहले सेक्शन में देखा था, तो जैसे ही कोई अपॉइंट करता है तो इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करना है हमें, और एट दैट टाइम अगर कुछ वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको रिकॉर्ड करके रखनी है तो वो भी क्या है इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लिखना ज़रूरी है। By maintaining this register, occupier ensure the transparency and compliance with the regulation concerning the employment of young person। तो मेन चीज़ क्या है और एक यहाँ पे कि जो रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है ये बेनिफिट देगा ऑक्यूपायर को ऑल्सो, कि एक ट्रांसपेरेंसी एक कंप्लायंसेस रहेगा। कि ट्रांसपेरेंसी क्या रहेगी कि उनका नाम, वर्किंग आवर्स, नेचर ऑफ वर्क वहाँ पे रजिस्टर किया जाएगा। तो ये एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए ये चीज़ बनाई गई है। तो ये इससे एक इंश्योर हो जाएगा कि जो ऑक्यूपायर है वो क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयट नहीं कर रहा है, और वो अच्छे से ये एक्ट का क्या कर रहा है, कंप्लायंस कर रहा है रेगुलेशंस कंसर्निंग टू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन। तो जो पर्सन को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं यंग पर्सन को, तो उससे रिलेटेड रेगुलेशंस जो है अच्छे से फॉलो हो रहे हैं। allowing for effective monitoring and enforcement of the inspector to safeguard the right of well-being of the workers।
तो और एक है कि इफेक्टिव तरीके से क्या होगा कि मॉनिटरिंग की जाएगी कि जो यंग पर्सन काम कर रहे हैं तो उनको अच्छे से वेलबींग काम हो रहा है नहीं हो रहा है, अच्छे से एक्ट इन्फोर्समेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें क्या होगी इससे पता चलेगी। तो इससे और एक चीज़ हो जाएगी कि जो एक्सप्लॉयटेशन है वो काफ़ी कम हो जाएगा। सेक्शन 12 ये कहता है डिस्प्ले द नोटिस कंटेनिंग द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ सेक्शन 3 एंड 14। एवरी रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन पोर्ट अथॉरिटी ऑक्यूपायर आर मैंडेटेड टू डिस्प्ले the notice to the prominent and easy accessible location at every station railway within a port limit or workplace respectively। तो क्या किया जाना चाहिए सेक्शन 3 और सेक्शन 14 के साथ, जो भी एब्स्ट्रैक्ट दिया गया है, जो भी इनका कंटेंट है, उसके साथ क्या करना चाहिए, एक नोटिस डिस्प्ले करनी चाहिए कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर किया जा रहा है। अगर कोई चाइल्ड लेबर यहाँ पे काम करता है तो उससे रिलेटेड जो भी पेनल्टीज़ है जो सेक्शन 40 में बताई गई है, तो ये क्या की जाएगी, पेनल्टीज़ अप्लाई कर दी जाएगी। तो ये जो जहाँ पे लोग ज़्यादा देख सकें तो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन और पोर्ट अथॉरिटी वगैरह है, तो यहाँ पे ये डिस्प्ले होना चाहिए। द नोटिस मस्ट बी प्रिस्क्राइब बोथ लोकल लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज। तो जहाँ पे ये नोटिस लगाई जा रही है वहाँ उस स्टेट की लैंग्वेज होनी चाहिए। लोकल लैंग्वेज महाराष्ट्र में है तो मराठी होनी चाहिए, गुजरात में है तो गुजराती होनी चाहिए, पंजाब में है तो पंजाबी में वहाँ पे होना चाहिए, और एक कंपलसरी लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज में वो मेंशन होना चाहिए। द नोटिस शुड कंटेन द समरी एंड एब्स्ट्रैक्ट ऑफ सेक्शन 3A एंड 14 ऑफ दिस एक्ट। तो समरी के हिसाब से होना चाहिए कि क्या है कि चाइल्ड लेबर वर्किंग हजार्डस कंडीशन में क्या है कि चाइल्ड वर्क लेबर प्रोहिबिटेड है, अगर कोई ऐसे रखता है तो अंडर सेक्शन 14 में उसको पेनल्टी दी जाएगी। तो एक समरी के हिसाब से, एक एब्स्ट्रैक्ट के हिसाब से, एक छोटे से इसमें लाइन में उसको लिख के वहाँ पे लगाना ज़रूरी है। This requirement ensure that the essential information regarding the provision outlined in section 3 and 14 of this act made available to individuals at a railway station, port areas, workplace, promoting the awareness and compliances with the regulation concerning the child and adolescent labor। तो एक चीज़ क्या है, अगर सेक्शन 3A और 14 रिलेटेड एक्ट अगर आप इसका नोटिस अगर लगाते हैं रेलवे स्टेशन, पोर्ट एरियाज, वर्क प्लेसेस में, तो ये क्या हो जाता है कि एक प्रमोशन हो जाता है फॉर द अवेयरनेस की। अब क्या हो गया है कि अब इंडिया में ये सारी चीज़ें प्रोहिबिटेड की गई है कि कोई भी पर्सन, कोई भी चाइल्ड लेबर यहाँ पे काम नहीं करता है। तो एक अच्छे से उसका कंप्लायंस और रूल एंड रेगुलेशन अच्छे से फॉलो किए जाए, और जहाँ पे भी चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर है तो उनका राइट क्या किया जाए, सेव किया जाए। सेक्शन 13 के बारे में बात करते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हैज़ अथॉरिटी टू क्रिएट अ रूल थ्रू एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन गैजेट इंश्योर द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ एडोलेसेंट वर्किंग इन एस्टैब्लिशमेंट स्पेसिफिक क्लास ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट दिया गया है स्टेट वाइज, ठीक है, सेंट्रल का एक्ट है लेकिन स्टेट को पावर दी गई है, अलग अलग स्टेट को, हर एक स्टेट को अपने अपने हिसाब से टू क्रिएट अ रूल थ्रू एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ वो अपने हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड क्या कर सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं। तो कौन से रूल दिए गए हैं, मेंटेनिंग द क्लीननेस इन द वर्क प्लेस, ensuring it is free from the nuisance, proper disposal of waste and influence, रेगुलेशन ऑफ वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर। तो वेंटिलेशन अच्छे से होना चाहिए, टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, कंट्रोलेबल होना चाहिए, डस्ट और फ्लूम्स अगर हो रहे हैं वहाँ पे तो उसको कंट्रोल करना आना चाहिए, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन होना चाहिए, एडवोकेट लाइटिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइट कम है तो उससे रिलेटेड एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाए या फिर अच्छी तरीके से काम ना हो जाए, तो ये लाइटिंग होना भी ज़रूरी है। प्रोविजन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है, तो वहाँ पर क्या है कि अगर हेल्थ के हिसाब से देखें तो जहाँ पे भी कोई यंग पर्सन काम कर रहा है तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, उसको प्रॉपर तरीके से ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए। फैसिलिटी टू लैट्रिन्स, यूरिन्स एंड स्पिटॉन्स, तो जैसे कि ये इंपॉर्टेंट है कि ये सारी चीज़ें क्या है वहाँ पे भी अवेलेबल करके देनी चाहिए। आगे बात करते हैं सेफ्टी मेजर्स अराउंड द मशीनरी। अगर कुछ ऐसी मशीनरी है कि जहाँ से क्या हो रहा है, इंक्लूडिंग द फेंसिंग एंड प्रिकॉशनरी फॉर वर्किंग नियर द मशीन इन मोशन। तो अगर कुछ मशीन इन मोशन है, ठीक है, तो कोई ऑटोमेटिक है, मशीन है, जैसे कि कोई ग्राइंडर समझ लीजिएगा कि कोई मशीन है, तो अगर कुछ ऐसा है तो वहाँ पे क्या होना चाहिए कि फेंसिंग होनी चाहिए, प्रिकॉशनरी होना चाहिए कि जो भी वर्किंग वहाँ पे काम कर रहा है, तो ऐसे सेफ्टी मेजर्स वहाँ पे दिए गए होने चाहिए। गाइडलाइंस फॉर एम्प्लॉइंग एडोलेसेंट इन अ डेंजरस मशीन अलॉन्ग विद द ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड सुपरविजन ऑफ अ सच टास्क। तो क्या किया चाहिए, तो अगर कुछ डेंजरस मशीन पे काम अगर कर रहा है, कोई एडोलेसेंट काम कर रहा है, तो उसको प्रॉपर गाइडलाइंस प्रोवाइड करना ज़रूरी है अलॉन्ग विद द ट्रेनिंग। तो सीधा जाके सिर्फ उसको गाइडलाइंस दे दी कि ये मशीन ऐसे चलती है वगैरह, तो ये नहीं चलेगा। तो क्या हो जाएगा, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है, इंस्ट्रक्शन बता के देने हैं, और अंडर द सुपरविजन के साथ वो काम करना ज़रूरी है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस लाइक अ पावर कट मैकेनिज्म एंड रेगुलेशन ऑफ सेल्फ एक्टिंग मशीन। तो अगर क्या है कि कहीं पे ये चीज़ होनी चाहिए कि पावर कट ऑफ का मतलब क्या है कि जैसे हमने देखा कि मशीन है जो मशीन इन मोशन में है, ऑटोमेटिक काम कर रही है, सेल्फ एक्टिंग मशीन है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, वहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा है। तो वहाँ पे एडोलेसेंट को एट द टाइम प्रेजेंस ऑफ माइंड रहता है, नहीं रहता है, अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो एक पावर स्विच होना चाहिए कि क्या हो जाए कि कोई जाके वो कुछ गलत हो, ऐसे लगते ही वो पावर स्विच क्या करें, ऑफ कर दें। तो ये पावर स्विच होना चाहिए कि वो मशीन क्या हो जाए, वो मशीन बंद हो जाए।
तो उसके लिए ये चीज़ें वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करना ज़रूरी है फॉर द सेफ्टी पर्पज़। प्रोसीजर फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू मशीन इंश्योरिंग द सेफ्टी फ्लोर डिज़ाइन स्ट्रेन एंड एक्सेस पॉइंट। अगर कोई प्रोसीजर, कोई नई मशीन है तो एक प्रोसीजर होना चाहिए इंट्रोडक्शन का कि ये मशीन कैसे काम करती है, कैसे चलती है, और इससे रिलेटेड आपको क्या क्या सेफ्टी आपको रखनी है, ये चीज़ें सारी बतानी ज़रूरी है। सेफ्टी मेजर्स फॉर पिट स्टम्प्स, फ्लोर ओपनिंग, हैंडलिंग एक्सरसाइजिंग एक्सेसिव वेट, आई प्रोटेक्शन, डीलिंग विद द एक्सप्लोसिव इन्फ्लामेबल सब्सटेंस। तो ये सारी चीज़ें के लिए सेफ्टी मेजर्स क्या होने चाहिए, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से होने चाहिए। प्रिकॉशन इन केस ऑफ फायर, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग एंड इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ बोथ बिल्डिंग एंड मशीनरी। तो क्या होना चाहिए, प्रिकॉशंस होना चाहिए फायर के रिलेटेड, तो अच्छे से फायर एक्सटिंग्विश वगैरह लगना चाहिए, और ये सारी ट्रेनिंग भी क्या होनी चाहिए, एडोलेसेंट को देनी चाहिए। मेंटेनेंस अच्छे से किया हुआ होना चाहिए, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं उसका मेंटेनेंस अच्छे से होना चाहिए। एक वेल बिल्ड वाली बिल्डिंग होनी चाहिए, तो क्या हो कि उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स उसे फेस ना करने पड़े। तो और एक इंश्योर करना है कि सेफ्टी ऑफ बोथ बिल्डिंग एंड मशीनरी वहाँ पे की जाए। These regulations are designated to protect the health and well-being of adolescents working in the establishment, comprehensive guidelines and maintain the safety and work environment compliance with the rules, specified rules। तो ये सारी चीज़ें क्या है, उनकी हेल्थ से रिलेटेड और वेल बींग से रिलेटेड दी गई है, तो इसको कॉम्प्रिहेंसिवली गाइडलाइंस मेंटेन करना ज़रूरी है फॉर हिज हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए। सेक्शन 14 बात करता है पेनल्टीज से रिलेटेड। पेनल्टी फॉर वेरियस ऑफेंसेस रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट। एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन इन द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सेक्शन 3 लीड टू द इम्प्रिजनमेंट ऑफ टर्म। तो क्या चीज़ है यहाँ पे, अगर एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन से रिलेटेड सेक्शन 3 में अगर कोई कॉन्ट्रवेंट करता है, ठीक है, तो वायलेशन करता है, तो क्या किया जाएगा, लीड टू द इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस दैन 6 मंथ। ठीक है, तो 6 महीने से कम नहीं हो सकता है, एटलीस्ट 6 मंथ से लेकर 2 साल तक की सज़ा हो सकती है, इम्प्रिजमेंट हो सकती है। उसके बाद फाइन भी भरा जा सकता है 20,000 से लेकर 50,000 तक, या फिर दोनों हो सकते हैं, इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है और फाइन भी लग सकता है। पेरेंट्स और गार्डियन विल नॉट बी पनिश्ड अनलेस दे आर परमिटेड टू चाइल्ड टू वर्क एंड कमर्शियल पर्पजेज अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 3। तो क्या किया जाएगा कि पेरेंट और गार्डियन जो है उनको क्या किया जाएगा, पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा कि वो अगर खुद परमिट वहाँ करते हैं कमर्शियल पर्पज़ के लिए, तो उनको कोई भी क्या की जाएगी, पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। एम्प्लॉइंग एन एडोलेसेंट इन द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सेक्शन 3 कैन रिजल्ट इन इम्प्रिजमेंट टर्म नॉट लेस दैन 6 मंथ बट अप टू द 2 ईयर्स। तो यहाँ पे सेक्शन 3 की बात की थी, अगर कोई सेक्शन 3A को वायलेट करता है तो उसको भी सेम सज़ा होगी 6 मंथ अप टू द 2 ईयर्स, और फाइन भी वही होगा 20,000 टू 50,000 बोथ। और इसमें भी वही दिया गया है, पेरेंट एंड गार्डियन विल नॉट पनिशमेंट अंटिल द परमिशन ऑफ एडोलेसेंट वर्किंग अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 3A। Parent or guardian of a children of adolescent will not be liable for the punishment in the first offense। तो अगर कुछ फर्स्ट ऑफेंस होता है चाइल्ड लेबर का या फिर एडोलेसेंट वर्किंग का, कि वो लाइबल हो जाते हैं कि कुछ एक्ट का रूल फॉलो नहीं करते हैं वगैरह, पेरेंट्स या फिर गार्डियन, तो फर्स्ट टाइम उनके लिए कोई भी पनिशमेंट के लिए वो लाइबल नहीं रहेंगे। रिपीट ऑफेंडर हु कमिट अ सिमिलर ऑफेंस आफ्टर द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सेक्शन 3A फेस इम्प्रिजमेंट ऑफ टर्म नॉट लेस दैन 1 ईयर बट अप टू द 3 ईयर्स। अब रिपीटेड ऑफेंसेस है, जो पहले भी किया था और बाद में भी कर रहे हैं, सिमिलर ऑफेंसेस हैं, तो क्या किए जाएंगे, फिर वो कॉन्ट्रवेंट कर रहे हैं सेक्शन 3 और 3A को, तो इम्प्रिजमेंट क्या कर दिया गया है 6 मंथ को लेके, तो मिनिमम 1 ईयर अप टू द 3 ईयर्स कर दिया गया है। पेरेंट और गार्डियन हु कमिट अ सिमिलर ऑफेंस आफ्टर द convicted under section 3 और section 3A में फेस अ फाइन अप टू द 10,000 रुपीज़। अब यहाँ पे पेरेंट्स या फिर गार्डियन ऐसा ही कुछ सिमिलर ऑफेंस करते हैं कि जो अंडर कन्विक्टेड हो जाते हैं सेक्शन 3 या सेक्शन 3A में, तो उनको भी सिर्फ फाइन लग सकता है 10,000 का। फेलियर टू कंप्लाई विद द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और रूल मेड देयर अंडर कैन लीड अ सिंपल इम्प्रिजमेंट अप टू द 1 मंथ एंड फाइन अप टू द 10,000 और बोथ। अब क्या चीज़ है कि फेलियर हो जाता है कंप्लाइन एंड कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एनी प्रोविजन, तो एनी प्रोविजन बताया गया है, तो स्पेसिफिक हमें सेक्शन 3 और 3A के बारे में अब तक की पनिशमेंट हो रही थी हमारी। अब क्या किया गया है कि इससे रिलेटेड, जैसे कि हेल्थ एंड सेफ्टी हो गया, मेंटेन ऑफ रजिस्टर हो गया, ये सारी चीज़ें अगर इससे रिलेटेड अगर कुछ कॉन्ट्रवेंशन हो जाता है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर कोई चीज़ें फॉलो नहीं की जाती, तो उसको टाइम क्या किया जाएगा, एक सिंपल इम्प्रिजमेंट दिया जाएगा अप टू द इम्प्रिजमेंट 1 मंथ, और फाइन दिया जाएगा फॉर द 10,000 अप टू द 10,000 या फिर बोथ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।